अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। और आज का वीलॉग जो है वो उस इंटरव्यू से मुतल्लिक है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरे कप्तान का मैंने किया है। सबसे पहले तो माज़रत, चंद दिन तक हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सके, उसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इस इंटरव्यू के हवाले से ज़ाहिर बात है, जब ये इंटरव्यू ऑन एयर गया तब से लेकर अब तक जो मुझे फीडबैक मिला है, सबसे पहले तो उसका बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे सीनियर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया। रऊफ़ क्लासरा साहब ने पूरा अपना एक वीलॉग इस इंटरव्यू से मुतल्लिक किया, और मैं सबका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फीडबैक दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया उस इंटरव्यू के लिए। आगे चल के मैं ज़रा इस इंटरव्यू से के मुतल्लिक आफ्टर द इंटरव्यू जो कुछ हुआ है, कुछ उसकी तफसीलात भी आपको बताऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू से पहले क्या कुछ हुआ। ज़ाहिर बात है, लोग जानना चाहते हैं कि मामला यहाँ तक किस तरह पहुँचा, किस तरह मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, आखिर हुआ क्या था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहला एंकर नहीं हूं जिसको वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है। इससे पहले भी मेरे ख्याल में कम से कम 5 या 6 एंकर्स को इंटरव्यू वो दे चुके हैं। वो इंटरव्यू कैसे थे या उनमें सवालात की नौइयत कैसी थी, ये मेरे ख्याल में हर व्यूअर खुद जज करे। उसमें मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर बात है, जिस तरह मेरा एक एथिकल रूल है कि आप अपने कॉलीग्स के काम के ऊपर कॉमेंट ना करें। मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ कि आप उनके काम को अच्छा या बुरा, अच्छा तो मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन बुरा कहना जो है वो मुझे पसंद नहीं है। सो हर व्यूअर की अपनी मर्ज़ी है। हो सकता है कई लोगों को मेरा इंटरव्यू ना पसंद आया, तो हर व्यूअर की अपनी चॉइस है कि उसको कौन सा इंटरव्यू कैसा लगता है। एक बात, अब हमने क्या कोई रिक्वेस्ट की थी पीएम के इंटरव्यू के लिए? जी हाँ, हमने की थी, और उसकी वजह ये थी कि मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी एंकर के लिए एक बाइस इज़्ज़त चीज़ होती है कि अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करे। और इस हवाले से अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, तो हमने एक फॉर्मली रिक्वेस्ट उनसे की थी। मेरी शिबली फराज साहब से, शहबाज गिल साहब से इस सिलसिले में बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि हम इंटरेस्टेड हैं उनका इंटरव्यू करने में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी तकरीबन गालबन 1.5 या 2 महीने पहले इमरान खान साहब से एक 1-on-1 मेरी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट की वो मुलाकात थी जो मेरी उनसे हुई थी। हैरानकुन तौर पर, शायद मेरी गलती है, मुझे भूल गया, मैंने उसमें इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट नहीं की इंटरव्यू की। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मैं किस तरह भूल गया था वो बात। और उस मीटिंग के बाद जब मैं बाहर निकला, शिबली फराज साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा इंटरव्यू के लिए? मैंने कहा जी मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया, क्योंकि हम और इतने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, चलें इस तरह कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं जुमेरात का दिन था, और ये जो जुमेरात गुजरा है, इस जुमेरात को मैं खुद बल्कि लाहौर से बाहर था एक प्रोग्राम की शूटिंग के सिलसिले में। मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और एक अहम दिन था वो, इस हवाले से कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फैसल राव, वो हमारे साथ मौजूद नहीं थे। और अफसोसनाक तौर पर उसकी वजह ये थी कि उनके वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके थे। और मेरे लिए उस दिन उस शहर से बाहर निकलना भी बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह कोप करूँ। ऑब्वियसली जब आपकी टीम मेंबर के साथ एक इस तरह की ट्रेजेडी होती है, तो आपका अपना भी काम पे फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है। आपका यू वांट टू बी विद योर टीम मेंबर्स, बिकॉज मैं हमेशा उन सबको, चाहे वो कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर्स हों, एडिटर्स हों, मेरे लिए वो मेरी फैमिली की तरह है। क्योंकि जब आप उनके साथ काम करते हैं, आपका कभी कभार उनके साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजरता है कि आपके अपने घर वालों के साथ आपका इतना टाइम नहीं गुजरता। तो बिल्कुल मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरी अपनी फैमिली के अंदर कोई ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी थी, और मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था फैसला करना। बहरहाल मैं जानता था कि फैसल की अप्रूवल भी होगी इस सिलसिले में, और वो मुझे सपोर्ट करेंगे कि अगर मैं अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। फैसलाबाद में प्रोग्राम शूट करने के लिए हम गए। वहाँ पे हम प्रोग्राम शूट कर रहे थे, तो इसी दौरान मुझे शहबाज गिल साहब का मैसेज आया कि आपके इंटरव्यू की जो है रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो गई है, और कल आपका इंटरव्यू है सुबह 11:30 बजे। अब मैं फैसलाबाद में मौजूद था, फैसल मेरे साथ मौजूद नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, वहाँ से मैं इस्लामाबाद जाऊँ या वापस मैं लाहौर आऊँ और अगले दिन दोबारा मैं निकलूँ। मेरी जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं अनम हनीफ, आप उनकी तस्वीर इस वक्त देख रहे होंगे। मैं इनका ख़ास तौर पे मेंशन आगे भी करूँगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम वापस लाहौर जाते हैं और वहाँ से अगले दिन दोबारा इंटरव्यू के लिए हम निकलेंगे। अब रात को तकरीबन मैं 8-9 बजे वापस लाहौर आया, और अगले दिन सुबह 11:30 बजे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था। हमने फैसला किया कि हम सुबह 6 बजे लाहौर से दोबारा निकलेंगे।
और अनम से मैंने कहा कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फैसल इज़ नॉट अराउंड, आपको करना पड़ेगा जो कुछ भी करना है। उन्होंने बड़ा यहाँ पे महारत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एवरीथिंग विल बी हैंडल, मैं सब तैयारी कर लूँगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपके प्रोड्यूसर आपके साथ होते हैं तो एक रिसर्च वर्क होता है, टॉपिक्स होते हैं, जो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं उनके साथ। आई डिड नॉट हैव द प्रोड्यूसर, वो मेरे साथ नहीं थे ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने आपको बताया एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से वो हमारे साथ इस मौके पे नहीं थे। ये सब कुछ मुझे खुद करना था। मैंने बैठ के उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सुबह जब 6 बजे हम लोग निकले, मोटरवे के ऊपर हम लोग सफ़र कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मैं खुद नोट कर रहा था कि अब मुझे किन किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे बात करनी है। उसके बाद बहरहाल हम ऑन टाइम पहुंचे। हम लोग गालबन 6 बजे हम निकले तो 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। वहाँ से सीधा हमारी टीम्स जो हैं, हमारी जो कैमरामैन टीम है वो पहले ही पीएम हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। तो मैं और अनम और हमारे एक और कैमरामैन जो लाहौर से हमारे साथ गए थे, हम पीएम हाउस पहुंचे। जब पीएम हाउस के अंदर पहुंचे तो ऑब्वियसली सारे सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू आप गुजरते हैं, आपके इक्विपमेंट को चेक किया जाता है। उसके थ्रू गुजरने के बाद जब हम वहाँ पे पहुंचे तो जिस कमरे के अंदर हमारा पूरा सेटअप लगाया गया था, सारे कैमराज सेटअप किए गए थे, जो हमारे कैमरामैन इस्लामाबाद के मौजूद हैं उन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ था। जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि पीएम हाउस का अपना स्टाफ भी काफ़ी हद तक वहाँ पे मौजूद था और वो लोग भी चेक करते हैं कि आपका इक्विपमेंट दुरुस्त है, सही जगह पे लगा हुआ है, क्योंकि जब पीएम कमरे के अंदर आते हैं तो उनको कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ सेटअप कर रहे थे। उन्होंने हमसे सवाल किया कि जी आपके कितने लोग जो हैं वो इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे बैठे होंगे। तो हमने उनको बताया कि जी हमारे टोटल मुझे मिला के 6 लोग यहाँ पे होंगे, जिसमें से 3 कैमरामैन, मैं, मेरी असिस्टेंट प्रोड्यूसर और एक टेक्निकल जो हेड है वो वहाँ पे बैठे होंगे, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो वो इमीडिएटली उसको हैंडल किया जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है। इसके अलावा शिबली फराज साहब कमरे के अंदर बैठेंगे, जो पीएम के सिक्योरिटी जो डिटेल होती है उनके एक साहब वहाँ पे बैठेंगे, और इससे ज़्यादा और कोई अलाउड नहीं होगा कमरे के अंदर बैठना। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपका SOP है, हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। जब हमारा पूरा सेटअप वहाँ पर लग गया तो फिर उसके बाद हमें कहा गया कि जब आप पूरा स्टाफ जो है वो ज़रा कमरे से बाहर चला जाए। उसकी वजह ये थी कि हमें बताया गया कि जी यहाँ पे स्वीपिंग होगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगा और वो आके चेक करेगा कि सब कुछ कमरा पूरी तरह क्लियर है कि नहीं। ये एक नॉर्मल सिक्योरिटी डिटेल होती है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम इसको भी फॉलो करेंगे। हम लोग बाहर आ गए, पूरी टीम बाहर आ गई। उन्होंने सारा सिक्योरिटी चेक किया और उसके बाद क्लियरेंस हमें दे दी गई, हम वापस उस कमरे के अंदर चले गए। अच्छा, मुझे बताया गया था कि पीएम के साथ जो है वो आपके इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपकी उनकी एक 1-on-1 मुलाकात होगी, जो तकरीबन कोई 15 मिनट की होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग का टाइम 11:15 बजे का था, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के बाद यानी तकरीबन 11:45 बजे तक ये काम लेट हो गया और मेरी अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी उनके साथ। फिर हमें बताया गया कि जी पीएम इज़ नाउ फ्री, आप आइए, आके उनके साथ मिलिए। पीएम के साथ मैं मिलने के लिए गया, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, बड़े अच्छे तरीके से वो मिले, उन्होंने वेलकम किया। मैंने एंटर होते साथ ही जब उनके साथ ग्रीटिंग्स हो गई तो मैंने सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया वहाँ पे भी कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और बड़ी बात है कि आप नोइंग कि मैं आपका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, इसके बावजूद आपने मुझे इंटरव्यू देने के लिए रजामंदी जाहिर की है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्रेसिडेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रेसिडेंट नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म जो है वो अपने क्रिटिक को सामने बैठने दे और उसको इंटरव्यू दे। तो ये एक आउट ऑफ द प्रेसिडेंट ये चीज़ हुई थी और मैंने इसको एक्नॉलेज भी किया वज़ीर आज़म के सामने। वज़ीर आज़म ने इसका जवाब मुझे दिया कि इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं और आपको इंटरव्यू देने के साथ जो है इस इंटरव्यू में एक वेटेज आएगी कि मैं आपके सवालों के जवाब भी देना चाहता हूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो एक बार सेट किया है, ये आइंदा आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे उनको भी इस बार को अचीव करना होगा कि आप अपने मुखालिफ जो आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट हैं जो आप पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनको भी इंटरव्यूज़ दें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी रवायत जो है वो वज़ीर आज़म ने शुरू की। उसके बाद जो मीटिंग एक्चुअली 15 मिनट की होनी थी, गालबन वो 6 से 7 मिनट की रही, इससे ज़्यादा नहीं रही। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा हाँ जी आर वी रेडी? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, आइए चलिए। तो उनके ऑफिस के साथ वाला ही कमरा है जहाँ पे बेसिकली बैठ के ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। हम लोग वापस आए, आके हम लोग बैठे, बैठ के उनको माइक्स वगैरह लगाया। मैं मजीद इंटरव्यू के अंदर क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए, मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब कुछ आपके कैमरे के सामने था। वो सवालात कैसे थे, वो जवाबात कैसे थे, ये इसका फैसला आपने करना है। मैं उस पर कॉमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हमने इंटरव्यू के अंदर टेक्निकली एक्चुअली कोई ब्रेक नहीं ली। वो जो ब्रेक्स आप देखते हैं वो हम एडिटिंग करके लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनको आप जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करते हैं ताकि मोमेंटम टूटे ना।
तकरीबन 40 मिनट का मुझे एलोकेटेड टाइम दिया गया था, बट आई विल बी ग्रेटफुल टू द पीएम हाउस स्टाफ के उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग तकरीबन कोई 62-63 मिनट तक करने दी। 62 से 63 मिनट का हमने टोटल इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और इस दौरान मेरी कोशिश रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है कवर कर सकूं। बहरहाल जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म, मैंने उस पर भी उनका दोबारा मैंने शुक्रिया अदा किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उन्होंने माइक उतारा और माइक उतार के वो बाहर चले गए, उन्होंने खुदाफसी की और वो बाहर चले गए। उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे पीएम हाउस के स्टाफ की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आज़म ने नमाज़ पढ़नी थी जिसकी वजह से वो चले गए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, उसके बाद हमारा एक्चुअली जो प्रोग्राम था, मैं इसमें आपको बात बताऊँ कि हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने ये इंटरव्यू जुम्मे वाले दिन रिकॉर्ड हुआ था और हम इसको चलाना चाहते थे पीर वाले दिन। इसकी वजह यह है कि मेरा शो जुम्मा, हफ्ता या इतवार को नहीं होता और मेरा शो होता है पीर वाले दिन। हम इसको पीर वाले दिन चलाना चाह रहे थे, लेकिन हमें इंसिस्टेंस आई पीएम हाउस के मीडिया स्टाफ की जानिब से कि नहीं, आप इसको आज रात को ही चलाएं। तो मैंने फिर उनको ये बताया कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इस इंटरव्यू को आज रात हम चला सकें, क्योंकि पहले ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये एडिटिंग रूम में जाएंगी, वहाँ पे इसको एडिट किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ काट दी जाती है, आपको हर कैमरे, क्योंकि 3 कैमराज होते हैं, उन सब की फुटेज को इकट्ठा करना होता है और उसके बाद एक प्रोग्राम बनता है। तो ये एडिटिंग होती है इसकी, ये एक तकरीबन 7, 8, 9 घंटे की एक शिफ्ट होती है, जिसके बाद ये इंटरव्यू पूरी तरह तैयार होता है और ये ऑन एयर जाने के काबिल होता है। बहरहाल पीएम हाउस की तरफ से हमें बार बार ये कहा गया कि नहीं, आप इसको जल्द अज जल्द चलाएं। तो फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, पहले हमने बल्कि अनाउंस भी कर दिया था, पीएम हाउस की जानिब से ट्विटर अकाउंट के ऊपर अनाउंस हो गया था कि ये मंडे को चलेगा। मैंने भी अनाउंस कर दिया था कि मंडे को चलेगा, लेकिन उनकी जानिब से इंसिस्ट किया गया कि नहीं, आप इसको जल्दी चलाएं, इसको जल्दी चलाएं। मैं नहीं जानता उसकी वजह क्या थी, लेकिन हमने कहा जी ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम इसको जल्दी चला देते हैं। तो फिर फैसला ये हुआ कि हफ्ते वाले दिन, एक दिन के बाद, यानी कि अगले दिन, ताकि हम उसकी प्रोमोज भी चला सकें और लोगों को पता भी हो कि आज रात को ये इंटरव्यू आना है ऑन एयर। तो इसलिए फिर हमने अगला दिन डिसाइड किया कि 7 से लेके 9 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगा। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा अपने साथी एंकर रहमान अज़हर के हवाले से, जिनका बेसिकली 8 बजे उस दिन प्रोग्राम होता है, लेकिन ही वॉज़ वेरी ग्रेसफुल कि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनके टाइम स्लॉट के अंदर ये इंटरव्यू चला सकूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू वेरी स्पेशली रहमान अज़हर। बहरहाल उसके बाद वो इंटरव्यू जो है ऑन एयर आया। जब उसका प्रोमो आया तो उसके प्रोमो के अंदर जो है वो हमने एक आखिर के अंदर एक सवाल उनका डाला था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया था कि जी परवेज़ इलाही को आपने अपने कोलिशन में क्यों डाला। अब उसकी वजह से बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स करना शुरू किए, और बताइए उसमें क्या था। तो मैंने सबको ही कहा कि जी मैं कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, आपने जो कुछ भी देखना है काइंडली 7 से लेकर 9 बजे तक एक्सप्रेस न्यूज़ लगाइएगा, आपको सब पता लग जाएगा कि किस सवाल का कैसा जवाब आया। मैं मजीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, अब आप बड़े हैरान होंगे इस बात को सुन के कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जब वो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, मैं खुद वो इंटरव्यू सही तरह नहीं देख सका। इसकी वजह यह कि मेरे कुछ और मसरूफियात थी, कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे और मैं उनके साथ बैठा हुआ था अपनी टैक्स रिटर्न्स के सिलसिले में। तो कुदरती तौर पे आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा होता है कभी भी जब आपको प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने के लिए मिले, और मैं वो सही तरह देख नहीं सका। मेरी एक आंख वहाँ पे थी, लेकिन ना मैं सुन सकता था, मैं सिर्फ एडिटिंग देख रहा था कि क्या एडिटिंग ठीक हुई है या नहीं। बहरहाल बाद में जाके मैंने फिर दोबारा पूरी तरह इंटरव्यू देखा भी कि क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी तरह उसको एडिट किया गया था। मैं इस पूरे इंटरव्यू के सिलसिले में अनम का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पूरे इंटरव्यू को बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने हैंडल किया। ये अनम जो है हमारे साथ तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं, एंड शी हैज़ ग्रोन अ लॉट। मतलब उन्होंने अपने आप को काम सीखने के हवाले से, स्टेचर के हवाले से, मैं जानता हूँ कि 2-2.5 साल पहले जब ये हमारे पास आई थी तो बड़ी सहमी हुई, बड़ी डरी हुई होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ किया। अब ये सूरत हाल है कि कभी कभार मैं भी उनसे डर जाता हूँ, क्योंकि जब मुझे भी उनसे डांट पड़ सकती है। तो बहरहाल उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रो किया और इतना बड़ा इवेंट जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली इसको कवर किया। मेरे एडिटर्स जिन्होंने बाद में इतनी लंबी लंबी शिफ्ट लगा के इस पूरे इंटरव्यू को, क्योंकि टाइम बड़ा कम था, वी हैड टू एडिट दिस वेरी क्विकली। 2 घंटे का ये काम था, जिससे मैंने आपको बताया था ना वो 8 घंटे की शिफ्ट लगती है, तो अगर 2 घंटे का प्रोग्राम हो तो काम डबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इस पर डबल काम हुआ है। तो वो मेरी पूरी टीम जिसने इस सारे मामले में, द कैमरामैन, द एडिटर्स, बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने इस सारे मामले में काम किया। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ,
मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे इतना ज़बरदस्त फीडबैक मिलेगा। अपने सीनियर्स की जानिब से मुझे फ़ोन कॉल्स आई। मैं अगर किसी का नाम मिस कर दूं तो पहले ही माजरत। मुझे रऊफ़ क्लासरा साहब की का कॉल आई, मुझे मुबशर लुकमान साहब की कॉल आई, इफ्तिखार अहमद साहब ने मुझे कॉल किया, मतीन हैदर साहब की मुझे कॉल आई, अजीज़ मलिक साहब पेशावर से उनकी मुझे कॉल आई। बहुत सी कॉल्स आई, बहुत से मैसेजेस आए। मैं अगर किसी को मिस कर जाऊं तो दोबारा माजरत, लेकिन थैंक यू सो मच उस सारे फीडबैक के लिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ अपना एक काम कर रहा था, एक रोज़मर्रा तरीके से जिस तरह मैं काम करता हूँ मैं उस तरह काम कर रहा था। मैंने उस मोमेंट को के बारे में ये नहीं सोचा था कि कोई बहुत बड़ा मेरे लिए इवेंट है। आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे ऐसा फीडबैक मिलेगा, इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा, और लोगों का जिस तरह के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए। तो एक बात सिर्फ जो मैंने इस सारी चीज़ के अंदर सीखी वो ये थी कि जब मुझे ये पता लगा था ना कि ये इंटरव्यू होने लगा है, और जब मुझे पहली दफ़ा इन्फॉर्म किया गया, राइट एट दैट इंस्टेंट मेरे दिमाग में एक चीज़ लॉक हो गई थी कि अगर मुझसे क्वेश्चंस मांगे गए, अगर मुझे ये कहा गया कि जी आप क्वेश्चंस बताइए क्या हैं जो आप पीएम के सामने करेंगे, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एट एनी कॉस्ट। चाहे मुझे इसके लिए वो आप इंटरव्यू ड्रॉप कर दें, चाहे आप ये कह दें कि जी ये नहीं होगा, या अगर आपने मुझे ये कहा कि जी फलां टॉपिक डिस्कस मत कीजिएगा तो फलां टॉपिक डिस्कस मत कीजिएगा, ये भी नहीं हो सकता। मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करता हूं, वो कितना सेंसिटिव है, उसको कितना टाइम देना है, मेरे अल्फाज का चुनाव कितना होगा, मैं उस पर एक सवाल करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, ये मेरा फैसला होगा, ये कोई और फैसला नहीं करेगा। ये बात मैंने अपने दिमाग में लॉक कर ली थी, और शायद यही वजह है कि मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकूं। जो मुझे फीडबैक आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनमें ज़्यादा लोगों ने कहा जी इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आंसर्स दिए। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, ऑब्वियसली वो उनकी चॉइस है। जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है 98% ने इंटरव्यू की तारीफ की और बहुत अच्छा फीडबैक आया। 2% कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं जी मज़ा नहीं आया, आपने सख्त सवाल नहीं किया, आपको इससे भी सख्त करने चाहिए थे। बहरहाल वो उनका राइट है, वो मैं उस राय की भी कदर करता हूँ, लेकिन 98% ने मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया। मुस्लिम लीग नून से या ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ने कहा जी बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, आपने बिल्कुल चुन के सवाल किए, बड़े अच्छे सवाल किए। एक ने कहा जी आपने उनको जो है जाने दिया। अब मैं ये नहीं कि मैं इन दो ग्रुप्स को कोई जवाब देना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि मेरे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बैठे हुए थे, मेरे साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बैठे हुए थे। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक डिग्निटी है। आप एक पर्टिकुलर लाइन तक जाते हैं सवाल करने के हवाले से। यू कैन नॉट बी रूड विद हिम, यू कैन ग्रिल हिम विद योर टफ क्वेश्चंस। आप उनसे सख्त से सख्त बात कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। और ये चीज़ हमेशा मेरे ज़हन में रही थी कि मैंने उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देनी। और शायद उसकी एक यही वजह थी कि मैंने शुरू में ही उनसे पूछ लिया था कि आपको कहीं मेरे कप्तान कहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। आई स्वेयर अगर वो मुझे उस वक्त कह देते, बेशक ऑफ कैमरा कह देते या ऑन कैमरा कह देते कि मंसूर प्लीज़ ये मत कहा करें, मुझे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, तो मैंने उस दिन से कहना बंद कर देना। क्योंकि मेरा कतई तौर पे, दोबारा वही बात है, मेरा कतई तौर पे कभी ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी इंसल्ट करूं। मेरा कभी किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं होता। सिर्फ एक पुकार है, एक आवाज़ है, जो आप अपने किसी प्यारे से भी बात करते हैं, आप उसको आवाज़ दे के बुलाते हैं, तो ये सिर्फ एक आवाज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कैमरा जब उनकी मेरी मीटिंग हो रही थी तो उसके अंदर एक और बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने वो जो बात उन्होंने ऑन एयर कही थी ना, यही बात उन्होंने मुझे ऑफ एयर भी कही थी। ऑफ एयर उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कहा 3 किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं। एक जर्नलिस्ट होते हैं कि आप चाहे फरिश्ता बन के भी उनके सामने आ जाए, वो आपके सिर्फ तनकीद करेंगे, कभी तारीफ नहीं करेंगे। दूसरे वो होते हैं जो पैसे लेके आपके ऊपर तनकीद करते हैं। इन दोनों किस्म के लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा एक तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं, वो तामीराती तनकीद होती है, लेकिन वो आपकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें उन जर्नलिस्ट में से समझता हूं, तुम्हारी तनकीद तामीराती तनकीद होती है क्योंकि तुम हमारी तारीफ भी करते हो, हमारे लिए हमारी कोई अच्छी चीज होती है तो उसकी तारीफ भी करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे क्रिटिसिज्म को कभी माइंड नहीं करता। और ये वजह है कि मैं तुम्हें ये इंटरव्यू देने के लिए राजी हुआ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सही बात को सही जगह पे उठाते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। तो सो ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे बात कही। मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि मैंने ऑनर भी बात की थी, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है अपने क्रिटिक को इंटरव्यू देना। ऐसा क्रिटिक जो आपको दिन रात नजर आ रहा है कि वो लोगों को बता रहा है कि आप कहां गलती कर रहे हैं, उसके सामने बैठ जाना कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बार हाई सेट किया है
और सिर्फ अपने लिए नहीं, ऑपोजिशन के रहनुमाओं के लिए भी। ऑपोजिशन के वो रहनुमा जो ये समझते हैं कि जी हम सिर्फ सॉफ्ट इंटरव्यूज दे देंगे और उससे काम चल जाएगा, आपको भी अब अपने क्रिटिकल एंकर्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बार हाई सेट कर दिया है। सो ओवरऑल मकसद वजीर आजम की तस्दीक नहीं था, मकसद वजीर आजम के जहन के अंदर छुपे हुए चंद सवालों के जवाब थे जो आप तक पहुंचाने थे। क्या वो जवाब से मुतमईन कर सके या नहीं कर सके, इसका फैसला आपने करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक आपका हमेशा से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अल्लाह हाफिज।